नमस्कार। इस वीडियो में हम सदिशों के योग एवं अंतर के बारे में पढ़ेंगे। सदिशों का योग हम तीन प्रकार से करते हैं: त्रिभुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से एवं बहुभुज नियम से। यदि हमें दो सदिशों का योग करना है तो हम त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज नियम का प्रयोग करते हैं, और यदि दो से अधिक सदिशों का हमें योग करना है तो बहुभुज नियम का प्रयोग करते हैं। तो पहला हम लेते हैं सदिशों का त्रिभुज नियम। सदिशों का योग। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ट्राइएंगल सदिशों योग का त्रिभुज नियम, ट्राइएंगल लॉ। बेसिकली चीज वही है जो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में जाता है, फिर इस डायरेक्शन में जाता है, तो अपनी जो प्रारंभिक स्थिति है, जो इनिशियल पोजीशन है, वहां से वो किस डायरेक्शन में है और कितनी डिस्टेंस पर है। बेसिक चीज इसमें इस नियम में यही है। जैसे यहां से ये इसके डायरेक्शन और ये इसकी डिस्टेंस, यही बताता है हमारे को त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ। यही बताता है कि वो फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन से किस डायरेक्शन में है और कितनी डिस्टेंस पर है। तो हम अगर इसको परिभाषा के रूप में ले, परिभाषा क्या होगी इसकी? यदि दो सदिश मान लो, इसको वेक्टर ए ले लें, इसको वेक्टर बी ले लें। यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं द्वारा व्यक्त किए जाए, जैसे त्रिभुज है, हम पी क्यू आर ले लें इसको। त्रिभुज को पी क्यू आर है, इसकी किन्हीं दो भुजाओं द्वारा हम दो सदिश लेते हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो इन दोनों सदिशों का जो योग है या परिणामिक है, वो तीसरी भुजा कौन सी है? पी आर द्वारा विपरीत क्रम में व्यक्त किया जाएगा। विपरीत क्रम यानी जैसे इस वेक्टर का ये डायरेक्शन है, फिर यहां से ये डायरेक्शन है, परंतु ये ऐसे नहीं होना, इस तरह से, यानी इसको कहते हैं विपरीत क्रम। इस तरह से, फिर इस तरह से, जबकि ये इस डायरेक्शन में, इसको कहते हैं विपरीत क्रम। और अगर हम इस हेड में इसको यहां लगा देते हैं को, तो ये होता समान क्रम, सेम ऑर्डर में हो जाता है। तो ये अपनी लॉ की जो है डेफिनेशन है। यदि दो सदिश, दो वेक्टर किसी ट्रायंगल यानी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं द्वारा व्यक्त किए जाएं, तो उनका योग या उनका परिणामी विपरीत क्रम में तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ये तीसरी भुजा इनके योग का डायरेक्शन ही बता रही है और उसका जो परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ही बता रही है। इस थर्ड जो साइड है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, इसको अगर हम मान लें वेक्टर सी, ये हमारा त्रिभुज नियम है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए को पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, दिस इक्वल टू पी आर वेक्टर।
पी आर वेक्टर, आर पी वेक्टर नहीं लिखना है, आर पी वेक्टर तो इसके उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, तो हमें पी आर वेक्टर लेना है। ये हमारा क्या है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम है। अब इसके बाद में ये नियम चाहे त्रिभुज चाहे कैसा भी हो, इसमें इस लेंथ से कोई लेना देना नहीं है कि लेंथ कम है या ज़्यादा है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि फर्स्ट और लास्ट जो पोजीशन है वो कहाँ पर है। अब जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ गया तो क्या हो गया, इसका 0 हो गया, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में डिस्टेंस कितनी होगी, 0 हो गई। जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ लगा देता हूँ, तो फर्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल देखो, एक ही वेक्टर है, एक ही वेक्टर है। अब इन दोनों का जो परिणामी वो ये होगा, ऐसा भी हो सकता है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो इन दोनों का परिणामी ये होगा। ये त्रिभुज नियम है। अब लेते हैं सदिशों का जो अगला है, समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम के लेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज नियम, यानी पैरेललोग्राम। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, ये नियम भी दो सदिशों के लिए है। इस नियम में क्या है, जैसे दो सदिश है, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, दो सदिश है, तो दोनों की यहाँ पर टेल मिली है, जबकि वहां पर हेड और टेल था, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर दोनों की टेल एक ही जगह पर है। तो दो सदिश पी और क्यू, ये पॉइंट वो है। तो इनका जो डायरेक्शन परिणामी जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का योग क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल ये लाइन खींचते हैं और इसके पैरेलल यहाँ पर इस तरह से, ये हम इसके समांतर चतुर्भुज बना दिया हमने। ये पॉइंट O, इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें। तो इन दोनों का जो परिणामी है, रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या होगा, OC, यानी इसको इससे मिला दें। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम आर वेक्टर बोल सकते हैं। नियम क्या है, यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो आसन्न भुजाएं किन्हीं दो आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किए जाएं या प्रदर्शित किए जाएं, तो उनका परिणामी यानी उनका मैग्नीट्यूड परिमाण एवं दिशा में, परिमाण और दिशा दोनों में उनके विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। उनका विकर्ण यानी ये जो OC विकर्ण है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यही समांतर चतुर्भुज का नियम है। ठीक, तो इसलिए हमें ये ज्ञात करना है कि OC की लेंथ कितनी आएगी, और दूसरा ये एंगल ज्ञात करना है कि इसकी डायरेक्शन क्या आएगी,
दो ही चीज़ें इसमें जो हम सिंपल मैथमेटिक्स से, जो ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री से निकाल लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है ये समांतर समकोण त्रिभुज तो है नहीं तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। हम क्या करें, इसको समकोण त्रिभुज बनाते हैं। पहले कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, इसको बढ़ा दिया, यहां से परपेंडिकुलर यानी लंब डाल दिया। मान लो ये पॉइंट ई है। अब जो ओ सी ई ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। मान लो पी और क्यू जो वेक्टर हैं इनके बीच में कोण है थीटा, और ये कोण जो है, जो इसका परिणामी है या विकिरण है, इसके और पी के मध्य जो कोण मान रहे हैं, मान लो अल्फा है। तो हमारे पास जो ये जो लेंथ होगी, हमें इसको निकालने के लिए हमारे को ये चाहिए और ये चाहिए। अगर हमारे को से निकालनी है तो हमारे को ओई में ओए तो है, एई चाहिए और ईसी भी चाहिए। ये कैसे निकालेंगे, देखो इसमें ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, संगत कोण थीटा इसके संगत है, तो थीटा है तो थीटा होगा। और ये क्यू है इसकी लेंथ, तो ये भी क्यू होगी, ये भी क्यू होगी। तो ये क्यू है तो ये हो गया जो अपना परपेंडिकुलर लंब, तो लंब इक्वल टू होगा क्यू साइन थीटा, और ये होगा क्यू, ये वाली साइड जो ए ई, क्यू कोस थीटा। अब सिंपली हमारे को पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, इसमें त्रिभुज ओ सी ई में, त्रिभुज ओ सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ओ सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी OC का स्क्वायर इक्वल टू आधार OP प्लस लंब CE का स्क्वायर। OC R स्क्वायर, ये R स्क्वायर। OE क्या है, OE है P प्लस यानी OA प्लस AE है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस O यानी P, AE यानी Q कोस थीटा, कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस CE कितना है, Q साइन थीटा। तो हम सीधे लिखेंगे Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर करेंगे इसको आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में हम क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस थीटा। ये 1 होता है, तो लास्ट हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, या आर इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ये अपना इसका
इसकी लेंथ, ये जो विकर्ण है इसकी यानी OC जो डिस्टेंस है उसका ये सूत्र हमारे पास आ गया। अब इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे को इसी त्रिभुज में फिर लेंगे पुनः त्रिभुज OCE में हम अब टेन थीटा लेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी लंब CE आधार OE दिस इक्वल टू C कितना क्यू साइन थीटा अपॉन ये है P प्लस क्यू कोस थीटा, P प्लस क्यू कोस थीटा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आया, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कोस थीटा। ये आ गया एंगल, ये एंगल अल्फा हम इससे निकाल लेंगे कि जो परिणामी वो कितने एंगल पर है और उस परिणामी का जो मान है, वैल्यू है, वो हम इस सूत्र से निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें कंप्लीट मैंने आपको कुछ कंडीशंस हैं तो वो भी हम ले सकते हैं चाहे तो। जैसे ये पूछा जाए कि मान लो ये दोनों सदिश हैं एक ही डायरेक्शन में है, यानी A और P के बीच जो कोण है वो 0 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो बीच में कोण 0 है मान लो। तो उस कंडीशन में R का मान कितना होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 रख देंगे थीटा की जगह, कोस थीटा 0 रखते ही कोस थीटा 0 का मान 1 हो जाएगा। और उस कंडीशन में P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ की जगह हम लिखेंगे P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, रूट निकालते ही R इक्वल टू P प्लस क्यू आ जाएगा। और अगर ये विपरीत डायरेक्शन में है यानी 180 का है, P इधर है और Q इधर है विपरीत दिशा में, तो एंगल हो गया 180 का। तो उस कंडीशन में कोस थीटा कितना हो जाएगा -1, तो ये बनेगा R इक्वल टू P माइनस क्यू। और भी हम कंडीशन ले सकते हैं, 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर लेंगे तो थीटा 90 करते ही कोस 90 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट 0 और R इक्वल टू रूट P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। तो ये हमारा जो समांतर चतुर्भुज नियम है। कोई भी एंगल हम ले करके थीटा का और हम इसका मान निकाल सकते हैं किसी भी एंगल पर, थीटा का कोई भी मान ले करके हम निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम लेंगे अगला बहुभुज नियम। बहुभुज नियम बहुभुज नियम कोई विशेष नियम नहीं है, वो त्रिभुज नियम का ही थोड़ा सा विस्तृत रूप है। बहुभुज नियम पॉलीगन का ये दो से अधिक सदिशों के लिए, दो के लिए तो ये दो नियम बताए थे मैंने आपको। दो से अधिक अगर सदिश हैं तब क्या होगा, दो से अधिक सदिश यानी जैसे एक ये सदिश हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको हम ए वेक्टर नाम दे, इसको बी वेक्टर दे, इसको सी वेक्टर, एक बी वेक्टर और ई वेक्टर। तो इनका जो योग क्या होगा, इनका योग वो होगा जो यहाँ से यहाँ एक्चुअल डिस्टेंस है, जो मैं आपको पहले बताया। कोई व्यक्ति इधर जाएगा, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर तो एक्चुअल में वो फर्स्ट और लास्ट में उसकी डिस्टेंस क्या है और डायरेक्शन क्या है, वही उसका सदिश योग है। जितने भी उसके विस्थापन है ये इनका सदिश योग ये होगा। यही है बहुभुज नियम।
तो इसमें जैसे मान लो कई सदिश हैं, किसी बहुभुज की भुजाओं के अनुदिश व्यक्त किए जाएं, या किसी बहुभुज पॉलीगन की भुजाओं द्वारा व्यक्त किए जाएं, कई सदिश, अनेक सदिश हैं, तो उनका जो परिणामी है, उनका जो योग है वो विपरीत क्रम में जो अंतिम भुजा है, आखिरी भुजा है ना, उसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा। जैसे ए बी सी डी ई ये सदिश है, तो इनका जो परिणामी जो अंतिम जो भुजा है ये वाली विपरीत क्रम में ना, उसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ये बहुभुज नियम है। तो बहुभुज नियम के अनुसार जैसे हम इसको एफ मान लें, एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये बहुभुज नियम। एफ वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, कितने भी इसकी भुजाएं हो सकती है। तो ये बहुभुज नियम। एक्चुअल में इनका जो सदिश योग होगा ए बी सी डी ई का, वो इसके इक्वल होगा, सदिश योग इसके इक्वल होगा। योग नहीं होगा, योग तो इसका बहुत ज्यादा आएगा, योग तो बहुत इसका ज्यादा आएगा, मगर सदिश योग इनका सबका इसके इक्वल होगा, इतनी सी डिस्टेंस के इक्वल होगा। और ये योग जीरो भी हो सकता है। अगर जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ से चलता है, यहाँ पहुँचता है, यहाँ से चल के यहाँ आ गया, यहाँ से चल के यहाँ आ गया, यहाँ से चल के यहाँ आ गया, और यहाँ चल के वापस उसी जगह पे आ गया, तो उसकी फर्स्ट और लास्ट कंडीशन जो स्थिति पोजीशन है उसमें क्या डिफरेंस है? जीरो है, कुछ नहीं है ना। तो इनका सदिश योग जीरो गया, यानी कोई जहाँ से चलता है वहीं वापस आ गया, तो उसका सदिश योग जो है वो जीरो होगा। और अगर थोड़ा बहुत भी योग आगे पीछे है, ये स्थिति है, तो सदिश योग ये आ गया। तो इस तरह से ये वेक्टर है जो बिल्कुल सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, फिजिक्स के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो अगले वीडियो में हम सदिशों के गुणनफल और के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको सदिशों के अंतर के बारे में और बता देता हूँ, क्योंकि कल फिर गुणनफल रहेगा। सदिशों का अंतर, सदिशों का अंतर यानी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ये कोई विशेष जो नियम नहीं है, इसमें हम त्रिभुज नियम का ही प्रयोग करेंगे। जैसे दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं, अलग अलग हैं। अब हमें इनका घटाना है, इनका सब्ट्रैक्शन करना है, ए में से हमें बी को माइनस करना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले इसको विपरीत करना पड़ेगा हमारे को, बी को, तो बी को माइनस करेंगे तो बी को हम माइनस करेंगे, यानी विपरीत सदिश बनाएंगे। इसका कैसे बनाएंगे, हम इसको उलटते हैं, डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन हमारे को चेंज करनी है, इसकी लेंथ वो क्यों रहेगी। अब ये वेक्टर बन गया माइनस बी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, माइनस बी हो गया। अब इस माइनस बी वेक्टर को हम उठा करके बिल्कुल ऐसे रखेंगे, डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए इसकी। तो मैंने बी वेक्टर को उठा करके यहाँ रख दिया, बिल्कुल इसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए और नहीं इसकी लंबाई, लेंथ चेंज होनी चाहिए। ये माइनस बी वेक्टर हो गया। इसके हेड से इसका टेल मैंने यहाँ रखकर शिफ्ट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब त्रिभुज नियम के अनुसार मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो ये जो दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ये तो एक ही क्रम में है,
ये त्रिभुज बन गया है ना। ये दोनों एक ही क्रम में है जबकि ये वाला विपरीत क्रम में है। तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। यानी ये वेक्टर जो आएगा ये वाला, जिसमें इसको सी वेक्टर मान लेता हूँ, तो यहाँ सी वेक्टर जो आएगा, यहाँ पर सी वेक्टर आएगा इक्वल टू त्रिभुज नियम के अनुसार, सी वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। यहाँ प्लस ही है परंतु ये माइनस को इसको कोष्टक में रखना है। तो यह सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये हो गया अपना सदिशों का अंतर। कई बार ऐसा होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों समान हो जाते हैं परिमाण में, डायरेक्शन नहीं परिमाण में। ये कंडीशन में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जैसे दो सदिश हैं परपेंडिकुलर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है। एंगल 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है। तब ए प्लस बी तो ये आएगा ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ए माइनस बी ये आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस स्थिति में दोनों की जो लेंथ है वो दिख रहा है बराबर है, यानी परिमाण दोनों का बराबर है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण। नहीं, ऐसी कंडीशन ये है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में हम सदिशों के गुणन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थोड़ा इसको आप एक बार और देख लें। तब तक के लिए धन्यवाद।